अध्याय 41। मेरे पिताजी की अतिसुरक्षात्मकता समय के साथ और भी बदतर होती गई। जब मैंने अपने पीछे देखा तो मेरे पीछे आ रहे शूरवीरों ने तुरंत अन्य कामों में व्यस्त होने का नाटक किया। लूसी, वे हमारा पीछा कर रहे हैं, है ना? मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर और अपनी बाहें मोड़कर पूछा। हाँ, क्या आप उन्हें दूर नहीं भेज सकते? लूसियाना ने सिर हिलाया। अगर चीजें इसी तरह से चलती रहीं तो मैं कभी भी अपनी इच्छानुसार कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। जब मैं चिल्ला रहा था, लूसियाना ने मुझ पर एक और बम गिरा दिया। सर कैलियन ने मुझसे कहा कि हम आपके लिए एक संरक्षक शूरवीर नियुक्त करेंगे। एक संरक्षक शूरवीर। दूसरा, मैं समझ गया कि वह मुझे सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन इस समय शूरवीर परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं थे। लेकिन लूसी, तुम कैलियन के इतने करीब कब आई? मैंने स्पष्ट रूप से पूछा। जब वह मेरी नजरों से बच गई तो मैंने चिढ़ाया, तुम दोनों कब इतने करीब आ गए? मुझे बताओ। ये संदिग्ध था, निश्चित रूप से कुछ चल रहा था। उभरते रोमांस के विचार से मेरी आंखें चमक उठीं। ऐसा नहीं है कि हम करीब हैं, लूसियाना ने आह भरते हुए कहा। हमने केवल कुछ ही बार बात की थी जब उसने मुझसे पूछा था कि सुंदर कैसे बने। कैलियन बहुत ज्यादा है। क्या वह सचमुच सुंदर बनने की कोशिश कर रहा था? कैलियन पहले से ही अच्छा दिख रहा था, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यदि वह और भी अधिक आकर्षक हो जाए तो वह कैसा दिखेगा। कम से कम आज मौसम अच्छा है। महल शांतिपूर्ण था और मैं युवा महिलाओं की भीड़ के बिना बगीचे का आनंद ले पा रहा था। इसका कारण सरल था। घटना के बाद उन सभी को महल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। लूसी, महिलाओं के प्रवेश पर कब तक प्रतिबंध है? निकट भविष्य के लिए। वास्तव में मुझे नहीं पता कि घटना के इस मोड़ से रईस परेशान थे या नहीं, लेकिन मैं खुश था। शायद इससे हत्या का प्रयास होने से रोका जा सकेगा। मैं थोड़ा हंसा, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर नजर रखी जा रही है तो मैंने अपना सिर झुका लिया। लूसी, आज यहाँ सचमुच कोई महिला नहीं है ना? मैंने पुनः पुष्टि की। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कोई बात है? क्या ऐसा है? शायद मैं बस पागल हो गया हूँ। मेरी आँख के कोने से मुझे लगा कि मैंने अपने बगल की झाड़ियों में कुछ सरसराहट देखी है। क्या मेरी आंखें मुझसे धोखा कर रही थीं? बधाई हो, आपने कड़ी मेहनत की। जब एक पस्त कैस मेरे सामने आया तो मैं चिल्लाया। कैस ने बेरेट की परीक्षा पास कर ली थी और भले ही मुझे उस पर भरोसा था, आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। जब मैंने उसके सभी कट और चोटें देखी तो मैं थोड़ा सा सूंघ गया। उसे ऐसी क्या स्थिति का सामना करना पड़ा? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ, कैस ने उपेक्षापूर्वक कहा। मैंने आपको पहले नहीं बताया था, लेकिन बेरेट एक अद्भुत व्यक्ति है। वह तलवारबाजी, निशानेबाजी में अच्छा है और एक उत्कृष्ट सैन्य रणनीतिकार भी है। आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। वह न केवल इतना अद्भुत है कि उनमें से एक बन सकता है सम्राट के 4 शूरवीर, वह अपनी पिछली वीरता के लिए भी जाना जाता है जब उसने उत्तरी क्षेत्रों में जानवरों से लड़ाई की थी। बेरेट उन कुछ लोगों में से एक थी जिनका उपन्यास में वास्तव में अच्छा व्यक्तित्व था। इससे भी दुख नहीं हुआ कि वह एक था, आकर्षक अधेड़ उम्र का आदमी। ये बहुत बेहतर था कि कैस के पास अब कोई था जिस पर वह निर्भर हो सकता था, बजाय इसके कि उसे अकेले ही सब कुछ निपटाने की कोशिश करनी पड़ती। इसीलिए उसका आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मैंने आगे कहा। मेरी उंगलियों से प्रकाश प्रवाहित हुआ और जहां भी मैंने छुआ, कैस की चोटें तुरंत ठीक हो गईं। कैस ने अपना मुंह खोला जैसे कि कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ऐसा लगा कि वह इसके बारे में बेहतर सोच रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरी मुस्कुराहट पर क्या प्रतिक्रिया दे और उसने शर्माते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या इस तरह छोटी छोटी बातों पर अपनी शक्ति बर्बाद करना आपके लिए ठीक है? उसने पूछा। मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं अपनी शक्तियों का जैसा चाहूँ उपयोग कर सकता हूँ, मैंने उत्तर दिया। इसके अलावा यह मेरे लिए मेरी शक्तियों की बर्बादी नहीं थी। क्या बात है? क्या आप एक संत महिला द्वारा अपनाए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं? कैस का चेहरा सख्त हो गया। उसका क्षत विक्षत और घायल शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसकी नज़र उसकी अविवाहित बांह पर टिकी हुई थी।
कुछ देर बाद उसने अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। जब मैंने उसके सवाल पर अपना सिर झुकाया तो कैस ने भौहें चढ़ा ली और बुदबुदाया, कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से, ये लड़का। वह फिर से अजीब व्यवहार कर रहा था। मैं बता सकता हूँ कि हालांकि वह फिर से चुप हो गया था, लेकिन अपनी गहरी भावपूर्ण आंखों के पीछे वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह शायद सोच रहा है कि ऐसे सवाल पूछना बेवकूफी है। वह अपने चारों ओर ऊंची से ऊंची दीवार क्यों बनाता रहता है? इससे पहले कि वह वापस अपने खोल में जा पाता, मैंने उसकी बांह पकड़ ली। आपने बात करना क्यों बंद कर दिया? मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कुछ है। बस इसे उगल दो, मैं सुनूंगा। उसके चेहरे का भाव फिर से बदल गया, लेकिन आखिरकार उसे फिर से अपना मुंह खोलने में कुछ समय लग गया। आप इतने दयालु क्यों हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो, हालांकि यह सच है। कैस ने मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा। तुम अजीब हो। मेरे बारे में क्या अजीब है? मेरे प्रति इतना अच्छा व्यवहार करने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमने कोई सौदा नहीं किया? क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं अपनी योग्यता साबित करने में असफल रहा, लेकिन आपने फिर भी मुझे मौके दिए। क्यों? आप मुझसे क्या चाहते हैं? वह मुझे मुश्किल स्थिति में डाल रहा था। सच कहूं तो लड़का क्रोधित था, होशियार, और वह इस बात पर विश्वास करने पर तुला हुआ था कि मैं उससे कुछ चाहता हूं। ये बहुत आसान होगा यदि वह बिना किसी प्रश्न के मेरी दी हुई हर बात स्वीकार कर ले। मैं क्या चाहता हूं? मैंने अपना गाल खुजाया। खैर, कुछ तो था जो मैं चाहता था, लेकिन अचानक उससे डैडी को न मारने के लिए कहना बहुत ही अजीब होगा। मैं उसे मुझसे सावधान करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इसके अलावा मिल्टियड्स का भाग्य भी कर्म का परिणाम था, इसलिए मैं कैस पर दबाव नहीं डालना चाहता था। जबकि मेरा पसंदीदा मिल्टियड्स था, फिर भी मैं मुख्य पुरुष किरदार का काफी शौकीन था। मुझे बताओ यह क्या है? उन्होंने जोर देकर कहा। कैस ने असंबद्ध चेहरा बनाते हुए कहा, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं विशेष तौर पर चाहता हूँ। मजाक करना बंद करें। माहौल में तनाव ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि वह तब तक हार नहीं मानेगा जब तक मैं उसे बता न दूं कि मैं क्या चाहता हूं। हालांकि यह कोई मजाक नहीं था, फिर भी मेरे पास कोई ऐसा कारण बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिससे उसे खुश किया जा सके। इस बात पर विचार करने के बाद कि सर्वोत्तम प्रतिक्रिया कैसे दी जाए, अंततः मैंने एक उत्तर तय कर लिया। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, कैस। कैस का पूरा शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें कांपने लगी, लेकिन फिर उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और घृणा से मेरी ओर देखा। क्या तुमने सोचा था कि मैं इस तरह की लाइन में फंस जाऊंगा? लेकिन ये सच है, मैं ईमानदार हूँ, कैस। चलो खुश रहें। मैंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कैस मेरे कारणों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था क्योंकि यह शायद उसके जीवन में पहली बार था कि उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ये बात बताई गई थी। बेशक, दुनिया में हर कोई खुशी हासिल नहीं कर सकता, फिर भी इस उपन्यास की दुनिया में मैंने सोचा कि वह अपना सुखद अंत पा सकेगा। मैं ईमानदारी से 3 सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पात्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रिसिला, मिल्टियड्स और कैस। कैस के चेहरे के भाव सख्त थे और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन मैंने देखा कि कैसे उसकी निगाहें कभी कभी थोड़ी थोड़ी डगमगाती रहती थीं। कौन जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मुख्य अभिनेता से कहूंगा कि मैं उसकी खुशी की कामना करता हूं। कैस ने नीचे अपने हाथ की ओर देखा और अपना गला साफ किया। अचानक उसने अपनी नजरें हटा लीं और एक अलग दिशा की ओर देखने लगा। मैंने महसूस किया कि उसकी पकड़ मेरे हाथ के चारों ओर मजबूत हो गई है। क्या गलत? मैंने कुछ चिंतित होकर उससे पूछा। कैस ने धीमी आवाज में चेतावनी दी, तुम्हारे बाद यहाँ कोई है, सावधान रहो। मैंने चौंककर उसकी नजरों का पीछा किया और झाड़ियों की ओर देखा। महल का माली उनकी देखभाल में व्यस्त था और मैं उस दिशा में चलने लगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? कैस ने मुझे रोकने की कोशिश करते हुए पुकारा। इससे पहले कि वह मुझे पकड़ पाता, झाड़ियों से कोई बाहर निकला।
वह चमकदार, सुनहरे बालों और नीली आंखों में कर्तव्यपरायण दिखने वाला एक साफ सुथरा, सुंदर दिखने वाला सज्जन व्यक्ति था। आह, मैं जानता था कि यह आदमी कौन था, अकिलियोस। लेकिन वह झाड़ियां क्यों छिपा रहा था? एक अप्रत्याशित मेहमान के अचानक आमने सामने आने से आश्चर्यचकित होकर मैंने उसकी नीली आंखों में देखा और स्पष्टीकरण के किसी संकेत के लिए उसके चेहरे की खोज की। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें भी मेरी आंखों के साथ वैसा ही कर रही हों। क्या हो रहा था? जब मैं घबराहट से उसे देख रहा था, वह आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगा। अकिलियोस का हाथ उसके मुंह को ढक रहा था और उसकी आंखों से एक पागलपन भरी उत्तेजना झलक रही थी। आप बिल्कुल मनमोहक हैं, तुम इस दुनिया के लिए बहुत प्यारे हो, वह सिसकते हुए बोला। उसकी शक्ल के आधार पर यह आदमी निश्चित रूप से अकिलियोस था, लेकिन क्या उसका चरित्र इस तरह का था? उसकी हरकतें मुझे खुद पर संदेह कर रही थीं। आप कौन हैं? मैंने पूछ लिया। ओह, मेरा दिल कितना दुख रहा है, वह चिल्लाया और उसने अपनी छाती पकड़ ली और कुछ गहरी सांसें ली। खुद को एक साथ खींचने के बाद वह बिल्कुल अलग व्यक्ति में तब्दील होता नजर आया। एक सज्जन व्यक्ति के भाव और शालीनता के साथ उन्होंने मेरा अभिवादन किया। मैं ग्रैंडब्लेऑन का अकिलियोस हूँ। कृपया मुझे अकिलियोस कहें। ये सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन मैं फिलहाल प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। अपने आप को घिसा पिटा कहना कितना झूठ है। अचिलियोस रूजवेल्ट ग्रैंडब्लेऑन कोई और नहीं बल्कि राहेल के प्रधानमंत्री और मिल्टियड्स के दाहिने हाथ थे। राहेल के 4 ड्यूकों में से एक के रूप में अचिलियोस के पास अपार शक्ति थी। वह किसी को भी उसकी उपेक्षा करने पर पछतावा करने में सक्षम था और उपन्यास के सबसे पागल पात्रों में से एक था। अजीब चरित्रों से भरी कहानी में अकिलियोस अपनी ही श्रेणी में खड़ा था। उनका शौक लोगों की कमजोरियां इकट्ठा करना था और उनमें दूसरों के साथ खिलवाड़ करने की प्रतिभा थी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह कितना नीचे गिर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं थी, और वह पैसे, धमकियों या चालाकी के इस्तेमाल से ऊपर नहीं था। अकिलियोस भी उन लोगों में से एक था। मुझे परेशान कर दिया। हालांकि ड्यूक रेवेनहुक के लोग प्रिसिला के पतन का कारण थे, उसकी अधिकांश परेशानियां इसी व्यक्ति द्वारा उकसाई गई थीं। प्रिसिला को गोद लेने के बाद ड्यूक रेवेनहुक ने जिस तरह का व्यवहार किया, उससे नाखुश होकर उसने उसके जीवन को दयनीय बनाने की ठान ली। मैं उसके आसपास अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकता था। कौन जानता था कि वह किसी दिन पलटकर मेरी पीठ में छुरा घोंप देगा। अचानक मैंने उसे अपनी मुठियां भींचते हुए देखा। वह क्या कर रहा था? क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? मैं सहजता से कांपते हुए आदमी से एक कदम पीछे हट गया। तुम सच में, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई, बिल्कुल मनमोहक हो। कहानी खत्म। अलविदा।